goods and the meaning of services, right? And we are going to start with a very important topic, that is the meaning of supply. Okay, so in today's lecture we are going to start with a very important topic under which the whole GST kind of is based on. So what is actually the meaning of supply is, supply का actually meaning क्या रहता है? See, सबसे पूरा ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी के अंदर, क्योंकि जीएसटी आप चार चीज के ऊपर करते हो, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेट अ सेकंड, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, द जेनेरिक मीनिंग ऑफ सप्लाई, क्या है सप्लाई का जेनेरिक मीनिंग? दे आर टेलिंग अस कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई of goods or services, and also includes agreeing to supply when they are for the consideration and in the course of furtherance of business as defined under section 7 of this act। उन्होंने बोला है सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है? सप्लाई में सारे गुड्स इंक्लूड होते हैं। सप्लाई में क्या होता है इंक्लूड? सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड ऑल्सो इंक्लूड एग्रीइंग टू सप्लाई। एग्रीइंग टू सप्लाई मतलब अगर आप फ्यूचर में किसी को काइंड ऑफ बोलते हो कि मैं आपको गुड सप्लाई कर दूंगा इन फ्यूचर, दैट इज एग्रीइंग टू सप्लाई। पर ये जो एग्री कर रहे हो आप फ्यूचर में सप्लाई करने के लिए, इट शुड बी हैव सर्टेन काइंड ऑफ कंसीडरेशन, मतलब कुछ तो उसके रिटर्न में होना चाहिए आपको, एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब क्या वो आपके बिजनेस में डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में होना चाहिए। उन्होंने बोला है जो आप फ्यूचर में गुड्स सप्लाई करने वाले हो, जो आप फ्यूचर में सर्विसेज सप्लाई करने वाले हो, उसके लिए आपने कंसीडरेशन ऑलरेडी दिया है। कंसीडरेशन मतलब पेमेंट या फिर कुछ भी रहेगा वो आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, एंड वो आपके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, मतलब आपका बिजनेस करने का, इसके लिए आपने क्या किया है? वो एग्री किया है कि मैं आपको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करेगा। तो अगर ऐसा कंडीशंस रहेगा तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? सप्लाई मानेंगे। अभी ये लोग बोलते हैं सप्लाई में कौन कौन सी चीजें स्पेसिफिकली हम लोग को इंक्लूड करनी है। तो क्या हम लोग को स्पेसिफिकली इंक्लूड करना है? तो बोलते कोई भी सेल आप करते हो, कोई आप ट्रांसफर करते हो, कोई बार्टर करते हो। बार्टर मतलब क्या? गुड्स के बदले आप गुड्स बेच रहे हो। ओके, तू मुझे चावल दे, मैं तुझे गेहूं देता हूं। दैट इज इन ऑफ गुड्स के बदले हम लोग क्या कर रहे हैं उनको, और अलग गुड्स क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं रिटर्न। ओके, यहाँ पर पेमेंट नहीं हो रहा है कैश एंड ऑल का, हम लोग गुड्स उनका यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उनको क्या कर रहे हैं? बदले में रिटर्न में हम लोग उनको गुड्स दे रहे हैं। या फिर कोई एक्सचेंज है, लाइसेंस है, कोई रेंटल काइंड ऑफ रेंट पे आपने कुछ दिया है सर्विस, अपना गुड्स को यूज करने के लिए, तो वो भी यहाँ पर सप्लाई में हम लोग मान लेंगे। कोई लीज पे अगर आपने कुछ दे दिया है, डिस्पोजल कर दिया है पूरा का पूरा गुड्स को या फिर सर्विसेज को, तो ये क्या कर दिया जाएगा? स्पेसिफिकली सप्लाई के अंदर क्या किया जाएगा? मान लिया जाएगा कि इसको हम लोग ने क्या कर दिया है? सप्लाई। समझा आपको सप्लाई का मीनिंग? हेलो हेलो गाइस, ओके। The word supply should be understood as follows। अभी क्या बोल रहे हो? बोलो कि क्या समझना है वर्ड सप्लाई का मीनिंग क्या है? It should involves delivery of goods and or services to another person। वो क्या बोल रहे हैं कि सप्लाई करने से पहले हम लोग को ये देखना चाहिए कि क्या उसमें डिलीवरी हो रहा है, क्या गुड्स का डिलीवरी हो रहा है, क्या गुड्स का। अगर वो गुड्स का डिलीवरी हो रहा है मतलब हम लोग उसको मान लेंगे कि वो क्या है? सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज का। ओके, सो वहां पर डिलीवरी क्या है? इंपॉर्टेंट है। गुड्स या फिर सर्विसेज का आपका क्या होना चाहिए? डिलीवरी होना चाहिए। फिर सेकंड वो बोलता है the supply will be treated as wholly supply, only one supply of goods or services based on the schedule 2 and the provisions pertaining to composite supply and mixed supply। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो सप्लाई रहता है ना गुड्स या फिर सर्विसेज का, उसको एक तो हम लोग wholly गुड्स का मानेंगे या फिर wholly सर्विसेज का मानेंगे, और इसका जो भी क्लासिफिकेशन है वो हम लोग को शेड्यूल 2 में, ये लॉ के शेड्यूल 2 में हम लोग को क्या कर दिया है? दे दिया है, बता दिया है कि कैसे क्लासिफिकेशन करना है, कौन से चीज को सर्विसेज ही मानना है और कौन से चीज को गुड्स मानना है। जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल लिया था याद करो रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट में जो फूड वो लोग बेचते हैं दैट इज गुड्स। ओके,
पर उसके साथ ही वो लोग सर्विसेज भी देते हैं, वेटर का सर्विसेज, क्लीनिंग का सर्विसेज। तो अभी जीएसटी कैसे अप्लाई करेंगे? फूड के बेसिस पे अप्लाई करेंगे या फिर जो सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं उनकी बेसिस पे करेंगे? तो यहाँ पर वो क्लासिफिकेशन दिया है शेड्यूल 2 में कि जो रेस्टोरेंट में हम लोग को जो भी फूड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, वो दोनों को भी एक ही तराजू में तोलना है, दैट इज सर्विसेज। तो उसमें फूड भी रहेगा तो भी उसको भी क्या मान लो, सर्विस ही है वो भी, और उसके ऊपर जीएसटी क्या करो, चार्ज करो। सो ऐसा ही शेड्यूल 2 क्या बोलता है? बोलता है एक तो आप गुड्स ही मानो, एक तो आप सर्विसेज ही मानो। जहां पर आप कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करते हो गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, तो उनको हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक ही इसमें क्या करना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा। एक तो उसको पूरे को गुड्स मानो और या फिर एक तो पूरे को सर्विसेज मानो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बोलता है इट शुड इन्वॉल्व क्विड प्रो क्यू। मतलब क्या है? देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न व्हिच द पर्सन सप्लाइंग विल ऑब्टेन फ्रॉम द रेसिपिएंट। वो क्या बोल रहा है कि कुछ तो रिटर्न में हम लोग को क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। जो भी गुड्स, अभी समझो फॉर एग्जांपल मैं सप्लायर है जो गुड्स या फिर सर्विसेज क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो वो गुड्स और सर्विसेज जो मैं सप्लायर सप्लाई कर रहा है उसके काइंड ऑफ रिटर्न में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए रिसिपिएंट के पास से। जिसको मैं बेच रहा है वो गुड्स या फिर सर्विसेज, उसके रिटर्न में मुझे वो रिसिपिएंट ने जो रिसीव कर रहा है उसने कुछ तो क्या करना चाहिए, पेमेंट करना चाहिए। ओके, सो देयर मस्ट बी अ क्विड प्रो क्यू, मतलब कुछ तो हम लोग को रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, पैसा या फिर एनी काइंड ऑफ थिंग, कुछ तो मिलना चाहिए, कंसिडरेशन मिलना चाहिए। फिर वो बोलता है एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ मैटर्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 where it is deemed to be supply even if it is made without consideration। वो क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ कुछ केसेस है जो शेड्यूल 1 में लिखे गए हैं, और वो शेड्यूल 1 में जो लिखे गए हैं गुड्स या फिर सर्विसेज के बारे में, उसमें कंसिडरेशन नहीं मिला तो भी चलेगा। अभी इसका मीनिंग क्या है सर? देखो, कंसिडरेशन तो चाहिए, रिटर्न में कुछ तो चाहिए ही। ओके, जब आप गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई करते हो तो उसके रिटर्न में सप्लायर को कुछ तो मिलना चाहिए। क्या फ्री का बांटने को नहीं बैठा है कोई भी, उसको कुछ तो रिटर्न में पेमेंट मिलना चाहिए। पर शेड्यूल 1 में ऐसी कुछ कुछ बातें लिखी गई है, कुछ कुछ गुड्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में लिखा गया है कि जहां पर पेमेंट नहीं किया, मतलब कंसिडरेशन नहीं भी मिला, तो भी उसको हम लोग क्या मान लेंगे, डीम्ड सप्लाई मान लेंगे, और उसके ऊपर जीएसटी क्या कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे। फिर वो कौन सी चीज है सर जो शेड्यूल 1 में लिखी है, जिनको कंसिडरेशन नहीं भी पे किया तो भी चल जाएगा? तो हम लोग को आगे पढ़ने वाले हैं अभी कि कौन सी चीज है शेड्यूल 2 की, सॉरी शेड्यूल 1 की। तो ये ध्यान में रखो, शेड्यूल 1 किस चीज के लिए है, विदाउट कंसिडरेशन वाला जो भी सप्लाई रहेगा उसको डीम्ड सप्लाई मानने का, ये शेड्यूल 1 में लिखा गया है। शेड्यूल 2 में क्या लिखा गया है? ओके, तो क्लासिफिकेशन के हम लोग उसको होली गुड्स माने या फिर उसको होली सर्विसेज माने। तो ये ध्यान में रखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ सकते हैं कि शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 किसके लिए है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप इन गुड्स फ्रॉम द सप्लायर टू रेसिपिएंट इज नॉट नेसेसरी। एग्जांपल देने का है ऑडी कार का। ओके ठीक है, चलेगा। ध्यान दो, यहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई होने के लिए, ओके, किसी चीज का सप्लाई होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसका ओनरशिप, है ना, ओनरशिप प्रॉपर्टी, उसका उसका टाइटल वो गुड्स का या फिर सर्विसेज का ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। ओके, अगर वो नहीं भी हो गया तो भी हम लोग उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे, और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ओके, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हेलो, हेलो, ओके ओके। ये एक शोरूम है, ऑडी कार का। ओके, ये एक शोरूम है ऑडी कार का। ओके, अब ये ऑडी कार ये लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे, सेल कर रहे हैं। ओके, सो मुझे बताओ, ये जो शोरूम है इसके लिए ये जो ऑडी कार है ये गुड्स है, करेक्ट है, क्योंकि वो बेच रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पर इन लोग ने क्या कर दिया, एक ऑडी कार
कार सेल कर दिया। मुझे बताओ, आप जब कोई चीज सेल करते हो तो उसका ओनरशिप ट्रांसफर होता है या नहीं होता है? वो रिसीवर को, जो रिसीव करेगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने सेल कर दिया मिस्टर एक्स को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। यहाँ पर जो टाइटल है ना, ट्रांसफर हो रहा है। टाइटल ट्रांसफर हो रहा है मतलब क्या, उसका जो ओनरशिप है ऑडी कार का, जैसे ही शोरूम वाले ने ये ऑडी कार को बेच दिया मिस्टर एक्स को, तो इसका ओनर कौन बन गया, मिस्टर एक्स बन गया। मतलब वो ऑडी कार का ओनरशिप जो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया मिस्टर एक्स के पास। तो हम लोग इसको सप्लाई मानेंगे गुड्स का। पर इन सेम कंडीशन एक जूम करके एक काइंड ऑफ सर्विस है, प्रोवाइडिंग ये है, जो क्या करता है पता है क्या, रेंटल बेसिस पे क्या करता है, सप्लाई करता है ये कार, रेंटल बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली ये जूम ने क्या कर दिया, ऑडी कार मिस्टर एक्स को 10 डेज के रेंट पे दे दिया। ओके, क्या मैं बोल रहा है यहाँ पर, एक जूम एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला क्या है, शोरूम रहेगा फॉर एग्जांपल, जिन्होंने क्या कर दिया, ऑडी कार मिस्टर एक्स को क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया 10 दिन के रेंट के लिए। ओके, अभी 10 दिन क्या मिस्टर एक्स क्या करेंगे, ही विल यूज दिस ऑडी कार, ओके, फॉर 10 डेज, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस 10 डेज ही विल रिटर्न बैक टू दी जूम का शोरूम। करेक्ट है, वो रिटर्न कर देगा वो ऑडी कार। तो क्या मुझे बताओ, ये मिस्टर एक्स ओनर है यहाँ पर? नहीं, वो तो सिर्फ यूज करने के लिए हम लोग ने कार दिया है यहाँ पर उसको। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या नहीं किया है, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया है, जबकि हम लोग ने सप्लाई किया है उनको। ओके, हम लोग ने क्या कर दिया है, सप्लाई कर दिया है, पर यहाँ पर नो ट्रांसफर, नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ओके, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लोग जो गुड्स उसको दे रहे हैं वो उसको यूज करने के लिए दे रहे हैं। इन फर्स्ट केस हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सीधा वो ओनर बन गया फर्स्ट केस में। ओके, इन सेकेंड केस हम लोग उसको गुड्स दे रहे हैं पर वो उसका यूज करने के लिए दे रहे हैं, हम लोग उसके पास से वो रिटर्न लेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड केस में ओनरशिप तो ट्रांसफर हो रहा नहीं है, फिर भी हम लोग उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। इन फर्स्ट केस इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। एंड इन सेकेंड केस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हम लोग उसको गुड्स दे रहे हैं पर वो गुड्स यूज करने के लिए दे रहे हैं। जब कभी भी ऐसा कंडीशन आता है कि हम लोग गुड्स सप्लाई कर रहे हैं जस्ट टू यूज, वो लोग यूज करेंगे उस गुड्स का और फिर हम लोग को रिटर्न कर देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो देखो ये दोनों भी सप्लाई ही है, एक में ओनरशिप ट्रांसफर हुआ था और एक में नहीं ट्रांसफर हुआ था, पर दोनों केस में हम लोग उसको क्या कर देंगे, ट्रीट सप्लाई कर देंगे। तो मेरे ये एग्जांपल से मुझे ये बताना था कि टाइटल ट्रांसफर इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर टाइटल नहीं भी ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं भी हुआ, तो भी हम लोग को उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। तो ये ध्यान में रखना कि ओनरशिप का ट्रांसफर होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, टू प्रिज्यूम दैट इट इज अ सप्लाई। सप्लाई के लिए ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ट्रांसफर करो ओनरशिप तो भी उसको सप्लाई ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं ट्रांसफर किया तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई ट्रीट करना। समझा आपको ये एग्जांपल? चलो विल मूव अहेड। आगे क्या बोलते हैं ये लोग, अंडर दिस क्लॉज इट इज एसेंशियल दैट all the above forms of transaction including the extended and the generic meaning of supply should be made for consideration except cases specified in schedule 1। इन लोग क्या बोलते हैं कि जितना भी हम लोग ने सप्लाई का मीनिंग देखा है, वो सप्लाई के मीनिंग में कुछ तो क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन मिलना चाहिए, समथिंग हम लोग को रिटर्न में मिलना चाहिए। पर देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में ऐसी ऐसी चीजें बताई गई है जिसमें कंसिडरेशन अगर आपको नहीं भी मिला तो भी आप उसको क्या मान लोगे, सप्लाई मान के। तो वो कौन सी चीजें वो आगे हम लोग को देखने की है। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। सप्लाई शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखो। जो आप सप्लाई करते हो गुड्स का या फिर जो आप सप्लाई करते हो सर्विसेज का,
वो हमेशा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। नॉट इज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आपका जो डेली बिजनेस करने का जो एक्टिविटी है ना, बिजनेस करने का एक्टिविटी, वो एक्टिविटीज में ही होना चाहिए, तो ही उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब आपने जो किया है एक्टिविटी सप्लाई करने का, वो बिजनेस एक्टिविटी रहना चाहिए, कमर्शियल टर्म उसमें कुछ तो रहना चाहिए। Supply which are not in the course of business or furtherance of business will not qualify as supply and for the levy of tax except in case of import of services for consideration। ये ध्यान में रखो, उन्होंने क्या बोला है, सप्लाई विच आर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ओके, ऐसा सप्लाई जो आपकी बिजनेस के इसमें नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी में नहीं है, वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, जो आप सप्लाई कर रहे हो वो एक बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, तो ही उसको सप्लाई मानेंगे। अगर वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो उसको हम लोग क्या नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे और उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। पर इसको एक एक्सेप्शन है, वो लोग बोलते हैं कि अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट किया है, किसी बाहर से हम लोग ने क्या किया है, सर्विसेज इंपोर्ट किया है, और उसके लिए हम लोग ने कंसिडरेशन भी पे कर दिया है, तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होने दो या नहीं होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मानेंगे। देखो कंफ्यूज मत हो, ये इजी है कंसेप्ट। उन लोग ने क्या बोला है कि जो भी गुड्स आप सर्विसेज, जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज आप सप्लाई करते हो, वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, मतलब बिजनेस एक्टिविटी में होना चाहिए, तो ही उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, तो ही उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। पर इसको एक एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन में उन लोग ने क्या बोला है, अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया है किसी काइंड ऑफ फॉरेन कंट्रीज से, आपने क्या कर दिया है, सर्विसेज से इंपोर्ट किया है, और वो जो सर्विसेज आपने इंपोर्ट किया है उसके लिए आपने कंसिडरेशन पे कर दिया, पैसा पे कर दिया वो बाहर वालों लोगों को, फॉरेनर लोगों को, अगर ऐसा केस है तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होने दो या नहीं होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको सप्लाई मानोगे और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करोगे। Where the services is a supply whether or not it is made in the course of furtherance of business। ओके ठीक है, चलेगा। अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब क्या रहता है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सर बोल रहे हैं मतलब क्या है इसका, दिख रहा है ये आपको? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मिस्टर एक्स एक इंसान है, उसके पास एक कार है, ये एज अ कार, ओके। अब मिस्टर एक्स के पास कार है, और वो कार मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, मिस्टर एक्स की पर्सनल कार है वो, हाँ, इफ इट इज अ पर्सनल कार, अगर वो, ये जो कार है ना ये अगर उसकी पर्सनल कार है, और अगर वो उसने बेच दिया, तो क्या इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे? ये जो ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर एक्स ने अपनी पर्सनल कार सेल कर दी, बेच दी, तो क्या इसको हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे? तो नो, नॉट अ सप्लाई, इसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। अभी क्यों नहीं मानेंगे सर, तो मुझे बताओ, ये उसकी पर्सनल कार है जो उसने क्या कर दी है, बेच दी है। मुझे बताओ ये जो पर्सनल कार है, क्या इसका ये बिजनेस है बेचने का? नहीं सर, ये तो उसकी पर्सनल कार है, उसको बेचनी थी, उसने बेच दी, इसका थोड़ी बिजनेस है ये। तो अगर ये बिजनेस है नहीं है उसका, तो इट इज नॉट अ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब ये जो उसने एक्टिविटी किया है वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। उसने जस्ट एक ऐसी क्या हो गई, कार अपनी थी पड़ी हुई, उसको नहीं चाहिए थी, उसने क्या कर दी, वो बेच दी। तो ऐसा कुछ है जहां पर बिजनेस का टर्म कुछ नहीं आता है, जहां पर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसको हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, सप्लाई नहीं बोलेंगे, और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा नहीं। ओके, अगर सेम कार, ओके, सेम कार, ये जो कार है ये स्टॉक इन ट्रेड। नाउ व्हाट इज दिस स्टॉक इन ट्रेड? स्टॉक इन ट्रेड मतलब उसका ये बिजनेस है, बिजनेस है कार बेचने का, ये उसके लिए स्टॉक है, बहुत सारी कार उसके शोरूम में पड़ी हुई है, तो वो उसको स्टॉक बोलेगा, मेरे पास इतना स्टॉक है कार का। और ये उसका जो स्टॉक है अगर उसने वो सेल कर दिया, तो इसको हम लोग ना बिजनेस बोलेंगे उसका, दिस इज अ बिजनेस एक्टिविटी। ओके, कुछ कमर्शियल उसमें काइंड ऑफ टर्म्स है कि वो अपना स्टॉक क्या कर रहा है, बेच रहा है।
ओके, सो दिस इज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस एक्टिविटी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई। और इसके ऊपर जीएसटी चार्ज, जीएसटी। तो उन लोग मुझे ये एक्सप्लेन करना है, अगर आपका वो पर्सनल चीजें आप कोई भी बेचते हो तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं आता है, वो बिजनेस एक्टिविटी में कंसिडर नहीं किया जाता है। वहीं पे अगर आपने जो कार थी वो उसका स्टॉक था, स्टॉक मतलब उसका बिजनेस है, वो बेचने का, कार बेचने का उसका क्या है, बिजनेस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे, बिकॉज इट इज अंडर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एंड उसके ऊपर जीएसटी हम लोग क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। अब ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला टर्म आपको क्लियर हो गया क्या? हेलो, ओके चलो। फिर एनालिसिस देखते हैं, क्या एनालिसिस है? एनालिसिस, ट्रांजैक्शन शुड बी विद अ कमर्शियल मोटिव, कमर्शियल मोटिव मतलब कुछ तो कॉमर्स होना चाहिए उसमें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होना चाहिए उसमें, ओके, उसमें कुछ तो कंसिडरेशन हम लोग को मिलना चाहिए, ओके, कमर्शियल मोटिव रहना चाहिए कुछ तो, whether or not there is a profit motive in it or if the frequency regularity, उन लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल मोटिव इंपॉर्टेंट है। फिर उन लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट उसको होने दो या नहीं होने दो, उससे लेना देना नहीं है। हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था ये प्रॉफिट वाला, कि आपको प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, उससे हम लोग को कुछ भी लेना देना नहीं है। आप ट्रांजैक्शन एक बार कर रहे हो या फिर वो ट्रांजैक्शन बार बार कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो, उससे लेना देना नहीं है। कितने बल्क में कर रहे हो, उसकी काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, उसका वॉल्यूम कितना है वो ट्रांजैक्शन, ये कुछ भी हम लोग को इससे लेना देना नहीं है। अगर आप साल में एक बार भी करते हो वो ट्रांजैक्शन और उसके पीछे अगर कमर्शियल मोटिव है आपका, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। फिर आप गवर्नमेंट को ऐसे नहीं बोल सकते कि सर साल में तो एक ही बार तो मैंने बेचा, तो क्या उसके ऊपर आप जीएसटी ले रहे हो, नहीं ऐसा चलेगा नहीं। अगर आप साल में एक बार ही बेच रहे हो और एक ही गुड्स बेच रहे हो, तो भी उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, जीएसटी देना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव अ कमर्शियल मोटिव behind which are supplying or which are selling, तो उसके पीछे आपका कमर्शियल मोटिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चाहे आप उसको प्रॉफिट उस पे कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, उससे गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल देखो, सेल ऑफ गुड्स इन एन एग्जीबिशन, ओके, पार्टिसिपेशन इन अ ट्रेड फेयर, warranty supplies of free samples to induce customers to purchase other goods, okay, sale of used assets etc would be in the course of business। मुझे बताओ, अभी देखो फ्री सैंपल्स आप बांटते हो, ओके, देखो कभी कभी एक नया शॉप ओपन होता है, कोई भी शॉप अगर आप ओपन करते हो नया नया, तो पहले दिन उसके फ्री सैंपल्स लोगों को बांटते हो। तो ये फ्री सैंपल्स आप क्यों बांट रहे हो, कस्टमर्स को इंड्यूस करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्यों, कि आओ और हमारा गुड्स क्या करो, आगे जाके परचेस करो, करेक्ट है। तो ये क्या है, इसमें कुछ प्रॉफिट कमा रहा है क्या, वो फ्री में सैंपल्स बांट रहा है, वो उसमें कुछ उसको प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। पर वो जो प्रॉफिट उसको नहीं भी मिलने वाला है, तो भी क्या होगा, उसको सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज उसमें कमर्शियल मोटिव था। कमर्शियल मोटिव क्या था, आज मैं फ्री बांट रहा है, पर कल मेरा उसके पीछे क्या था मोटिव, कि कल जाके मेरा बिजनेस इसकी वजह से क्या होने वाला है, एक्सपांड होने वाला है, क्योंकि लोग ज्यादा आके क्या करेंगे, मेरा गुड्स को परचेस करेंगे। सो देयर वाज अ कमर्शियल मोटिव बिहाइंड दिस, ओके, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई मान लेंगे। ये जो गुड्स एग्जीबिशन में लगते हैं, ये जो काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स, वारंटी देके सप्लाई एंड ऑल किया जाता है, ओके, ये सब कुछ जो रहता है ना, इसमें आपको प्रॉफिट चाहे मिले या नहीं मिले, पर ये आपका कमर्शियल बिजनेस टर्म्स में आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो ना, ये बिजनेस टर्म्स वाले ट्रांजैक्शन है, और इनको क्या बोला जाएगा, सप्लाई बोला जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, सप्लाई आप जब करते हो तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही होना चाहिए, तो ही उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। जो गुड्स जो सर्विसेज आप दे रहे हो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। सिर्फ एक इसका एक्सेप्शन है कि जब आप इंपोर्ट करते हो बाहर से सर्विसेज, अगर आपने वो इंपोर्ट किया है सर्विसेज और उसके बदले कंसिडरेशन पे कर दिया है, तो उसको उन लोग ने बोला है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में रहने दो या नहीं रहने दो, आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो सप्लाई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बाहर फॉरेन से डॉक्टर की सर्विसेज क्या की,
ले ली, डॉक्टर को बुलाया है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए आपने डॉक्टर को पेमेंट कर दिया है, तो चाहे वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी में रहने दो या नहीं रहने दो, उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा बिकॉज यू आर इम्पोर्टिंग सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो चाहिए आपका बिजनेस रहने दो, चाहिए आप पर्सनली खुद के लिए आप क्या कर रहे हो, बुला रहे हो डॉक्टर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये बात। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है import of services will be taxable in the hands of recipient importer। ये तो हम लोग को पता ही था कि जो हम लोग सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा, वो फॉरेनर नहीं पे करेगा, हम रिसीवर को पे करना पड़ेगा। याद है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम लोग ने पढ़ा था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उल्टा होता है, हमेशा सप्लायर जीएसटी पे करता है, पर यहाँ पर क्या होता है जो रिसीव करेगा वही क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। मतलब क्या है कि हम लोग देखो फॉरेन वाले लोगों ने हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया है, तो हम लोग फॉरेन में जाके क्या नहीं कर सकते, उनके पास से जीएसटी मांग नहीं सकते, वो बोलेंगे मैं क्यों पे करूं। तो यहाँ पर क्या होता है जो रिसीवर है मतलब इंडिया का जो पर्सन रहेगा जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है, उसको खुद को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये पढ़ते हैं एक बार, द वर्ड सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ अ सर्विसेज मेड फॉर अ कंसिडरेशन। लोग क्या बोलते हैं, जब आप कोई सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, कोई भी सर्विस रहने दो, डॉक्टर का सर्विस रहने दो, लॉयर का सर्विस रहने दो, कोई भी सर्विसेज जब आप बाहर से किसी को इंपोर्ट करते हो सर्विसेज, और उसके लिए आप पेमेंट भी करते हो, कंसिडरेशन भी पे करते हो, तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में रहने दो या नहीं रहने दो, उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे, वही लिख के दिया है। वेदर आर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो आपके बिजनेस के कोर्स में रहने दो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में रहने दो, नहीं रहने दो, हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, उसको हम लोग सप्लाई ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। दिस implies that import of services even for personal consumption will qualify as supply and therefore will be liable to tax। अभी इस लाइन का मीनिंग क्या है, अभी मैं मिस्टर रोहन अगर मैं क्या कर रहा है, बाहर से अमेरिका से यूएसए से एक डॉक्टर को क्या कर रहा है, बुला रहा है, डॉक्टर की सर्विसेज से डॉक्टर की सर्विसेज को क्या कर रहा है, मैं इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत बीमार है मैं और यहाँ पर के डॉक्टर्स नहीं वो ट्रीट कर सकते, इसके लिए मैं क्या कर रहा है, बाहर के डॉक्टर से सर्विसेज क्या कर रहा है, ले रहा है। तो मुझे बताओ ये तो सर्विस मेरा, ये जो सर्विस में इंपोर्ट कर रहा है ये तो मैं बिजनेस के लिए थोड़ी कर रहा है, ये तो मैं मेरे पर्सनल यू नो काइंड ऑफ मेरे पर्सनल हेल्थ के लिए कर रहा है, यहाँ पर मेरा कुछ भी बिजनेस टर्म नहीं है, मैंने वो डॉक्टर की सर्विसेज को इंपोर्ट किया है, उसके बदले डॉक्टर को फीस पेमेंट कर दिया, दैट इज कंसिडरेशन भी पे कर दिया, तो इसमें मेरा कोई भी बिजनेस मोटिव नहीं है, मैं तो मेरे पर्सनल हेल्थ के लिए क्या कर रहा है, डॉक्टर की सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जीएसटी चार्ज होगा, यस होगा, बिकॉज इट इज इनपुट ऑफ सर्विसेज। और ये एक एक्सेप्शन है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कि आप बिजनेस के लिए करते हो या नहीं करते हो, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट किया है और उसके बदले आपने कंसिडरेशन पे करते हैं। सो सर्विसेज इंपोर्ट करते हो पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी, खुद के यूज के लिए भी, तो बिजनेस रहने दो नहीं रहने दो हम लोग को लेना देना नहीं है, उसको सप्लाई माना गया है और उसके ऊपर जीएसटी पे कर दिया जाएगा। और वो जीएसटी कौन पे करेगा, खुद मिस्टर रोहन पे करेगा, क्योंकि मैं रिसीवर हूँ, मैं रिसिपिएंट हूँ, मैं इंपोर्टर हूँ। ओके, और मैं खुद क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। Okay, this will not be subject to the threshold limit as tax is expected to be payable on reverse charge basis, and the threshold limit do not apply in case of supplies attracting tax on reverse charge basis। अभी मिस्टर रोहन मतलब मैं क्या बोलेगा, अरे मैं तो वो लिमिट में नहीं आता हूँ, मैंने इतना बड़ा सर्विसेज थोड़ी ये किया है, इंपोर्ट किया है, तो मैं उस लिमिट में ही नहीं आता, वो थ्रेशोल्ड लिमिट में ही नहीं आता हूँ। क्या रहता है वो जो अगर थ्रेशोल्ड लिमिट एक रहता है, वो अगर लिमिट एक्सीड हो गया तो ही आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा है, मेरा लिमिट यू नो काइंड ऑफ वो जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं हो रहा है, मैं वो लिमिट के अंदर आ रहा हूँ, मतलब अब मुझे कुछ रजिस्टर एंड ऑल करने की जरूरत नहीं, कुछ पे करने की जरूरत नहीं। तो फिर गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट की होशियार है, तू अगर आप लोग को होशियार यू नो काइंड ऑफ यू आर ट्राइंग टू ट्रिक अस, तो हम लोग तेरे से भी आगे है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हमेशा ध्यान में रख बच्चे कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए अप्लाई है,
मतलब क्या, अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आते हो तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट वाला कंसेप्ट आपको एप्लीकेबल नहीं है। आपको, आप वो लिमिट एक्सीड करो या नहीं करो, आपको क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर बीइंग चार्ज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को वो थ्रेशोल्ड लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। समझा ये बातें आप लोगों को? हेलो, हाँ बोलिए। Combined lecture in the sense? Because new person has joined this meeting. Who is that new person? One is like speaker with the owner name because I am not able to understand क्या बोल रहे हो आप, कोई टीचर है क्या? No sir, आप participant में जाके देखो। Okay. Hello sir, मैं दीदी को। Hello. हाँ बोलिए ना। Who is that new? अच्छा हाँ, तो क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, who is that P? अच्छा वो रोहन है ना? हेलो हेलो हेलो, हाँ वो मेरा, हाँ मेरा ही है वो। हेलो, उसका अटेंडेंस मत लो, वो मेरा ही मोबाइल है दूसरा वाला। एक्चुअली क्या है, इसका इसको मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है ये। ओके, सो उसके लिए मैंने वो, या वो मतलब वो मोबाइल यूज कर रहा है तो वीडियो रिकॉर्ड होगा। ये मोबाइल पे नहीं हो रहा है वो, मतलब एक ही इसमें वो जूम ऐप भी चालू करना एंड वीडियो रिकॉर्ड करना, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने सेकंड मोबाइल वालों, मतलब सेकंड मोबाइल को भी यूज कर दिया, सो यू कैन टेक द अटेंडेंस। सिर्फ उसमें वो रोहन को ऐड मत करो, दैट्स इट। हु इज दैट पी वाला बंदा? ये कौन है पी वाला? प्लीज स्पेसिफाई योर नेम। हेलो, हाँ ओके चलो, विल स्टार्ट, विल मूव फॉरवर्ड। चलो ध्यान दो यहाँ पर। फिर आगे देखो, मैं बोल रहा था कि स्केड्यूल वन, स्केड्यूल वन, स्केड्यूल वन, स्केड्यूल वन में ऐसी चीजें लिखी है कि कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो भी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो वो कौन सी चीजें हैं जहाँ पर कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा? तो वो अभी पढ़ लेते, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन, the law provides that in certain cases, even though there is no consideration, it will be treated as being supply. Okay? क्या बोलते हैं ये लोग कि ऐसे ट्रांजेक्शन जहां पर आपको कंसिडरेशन नहीं भी मिला तो भी उसको हम लोग डीम्ड सप्लाई मान लेंगे और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो वो ऐसे कौन से केसेस है? तो पहला है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेलेबल। अभी ये सर क्या है तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक अच्छा सा एग्जांपल में देखेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। The word transfer in the clause suggests that there should be another person who will receive the business asset at the other end. The use of the word permanent transfer implies that the goods should be transferred without any intention or requirement of having to receive the goods back. वो लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब ये परमानेंट ट्रांसफर मतलब क्या है? ऐसा ट्रांसफर कर रहा है कि एक बार उसको दे दिया मतलब दे दिया, उसका वापस उसके पास से लेने का मेरे पास कुछ इंटेंशन नहीं है। हम लोग अगर देखो, एक मेरे पास मोबाइल है, मैंने मेरे फ्रेंड को यूज करने को दे दिया है, तो अब वो मैं कभी ना कभी, मेरा इंटेंशन उसको पूरा दे नहीं दिया है, मैं उसके पास से कभी ना कभी मैं रिटर्न में ले लेगा, इसको हम लोग परमानेंट ट्रांसफर बोलेंगे नहीं। परमानेंट ट्रांसफर मतलब क्या, एक बार जो चीज दे दी मतलब उसको दे दी, वो अभी रिटर्न में मैं फिर से उसके पास से मांगेगा नहीं। However, even in this case, in this type of transaction, it is essential that there is a delivery of business asset. Delivery होना चाहिए। अब एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं कि परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, बिजनेस एसेट होना चाहिए, एज वेल एज इसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कर लिया है, अवेल कर लिया है। ये तीनों चीजें अगर रहेंगी तो उसमें कंसिडरेशन नहीं भी रहेगा वो ट्रांजेक्शन में, उस तभी भी तो भी हम लोग उसको क्या मानेंगे, डीम्ड सप्लाई मानेंगे। ध्यान में रखो, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, फिर बाद में वो एसेट जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हो बिजनेस एसेट होना चाहिए, एंड थर्ड इज उसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है। अगर ये तीनों चीजें हैं
तो कंसिडरेशन नहीं भी रहेगा तो भी उसको हम लोग क्या मान लेंगे, डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं अभी, देखो क्या एग्जांपल है। मिस्टर एक्स, ओके, मिस्टर एक्स एक कंप्यूटर डीलर है, ओके, वो क्या करता है, 100 कंप्यूटर्स परचेस करता है, 100 कंप्यूटर्स परचेस किया, ओके, वो 100 कंप्यूटर्स का प्राइस क्या था, 5 लाख फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल ले। अब देखो इसको ये परचेस जो ये कर रहा है, ये कंप्यूटर डीलर है, ये क्या करेगा, ये जो उसने 5 लाख का परचेस किया है कंप्यूटर, उसके ऊपर जीएसटी पे करेगा। अब सर ये कैसे जीएसटी पे करेगा, तो देखो ये डीलर है, ओके, ये जो जीएसटी पे करेगा, बाद में वो जीएसटी वो कस्टमर के पास से क्या करेगा, रिकवर कर लेगा। फॉर द टाइम भी उसने क्या कर दिया, अपना टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो गया उसके ऊपर। जीएसटी में हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, जीएसटी का टैक्स बर्डन क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, जीएसटी पे कर दिया। लेट्स टेक कि उसने जीएसटी पे कर दिया है 70,000 का, एक जस्ट एक एग्जांपल है ये, ओके, उसने जीएसटी क्या कर दिया है, पे कर दिया है 70,000 का, और ये जो जीएसटी है 70,000 का, उसके ऊपर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया। अब ये अवेल मतलब क्या, उसने जो प्रीवियस जो परचेस कर दिया है उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, ओके, ये ध्यान में रखना, ये जो हम लोग पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जितना भी आप परचेस करते हो उसके ऊपर आपको क्या मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर दिया। एक कंप्यूटर डीलर है, 100 कंप्यूटर्स परचेस किए 5 लाख के, उसमें से 70,000 उसने क्या कर दिया, जीएसटी पे कर दिया है, और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसने ले लिया है, ओके। अभी मुझे बताओ, उसने ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, ये 100 कंप्यूटर्स में से उसने 10 कंप्यूटर्स डोनेट कर दिए, क्या कर दिए, डोनेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डोनेट। अब मुझे बताओ, उसने ये 10 कंप्यूटर्स जो डोनेट किए हैं, 10 कंप्यूटर्स, क्या मुझे बताओ कि वो अभी एक बार डोनेट कर दिया मतलब वो चला गया, वापस उसको लेने जाने वाला है क्या वो कंप्यूटर्स, कि भाई मैंने जो डोनेट किया था कंप्यूटर्स मेरा रिटर्न कर दो, कुछ इंटेंशन है ऐसा रिटर्न आने का, नहीं है। तो ये जो डोनेशन वो जो कर रहा है, दैट इज परमानेंट ट्रांसफर। परमानेंट ट्रांसफर मतलब एक बार डोनेट कर दिया मतलब कर दिया, वापस रिटर्न आएगा नहीं। सो दिस डोनेशन इज अ परमानेंट ट्रांसफर, ओके। सेकेंड चीज, ये जो कंप्यूटर है ये उसका बिजनेस एसेट है, करेक्ट है। वो कंप्यूटर उसने घर में यूज करने के लिए नहीं खरीदा था, 100 कंप्यूटर बेचने के लिए खरीदा था, करेक्ट है, वो डीलर है कंप्यूटर्स का। तो ये जो कंप्यूटर्स है वो उसके लिए क्या है, बिजनेस एसेट्स है। तो देखो पहली बात तो है परमानेंट ट्रांसफर है, सेकेंड चीज है बिजनेस एसेट है, एंड थर्ड चीज उसने यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्या कर लिया था, ले लिया था। तो लॉ क्या बोलता है, अगर आपने परमानेंटली कोई बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर दिया है, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया है, तो उसके लिए आप कंसिडरेशन लेते हो नहीं लेते हो, उस चल जाएगा, कंसिडरेशन नहीं भी दिया तो भी चल जाएगा। अब कंसिडरेशन मतलब क्या, ये जो आपने डोनेशन दिया है 10 कंप्यूटर्स का, ओके, क्या ये 10 कंप्यूटर जो आपने डोनेट किया है उसके रिटर्न में आपको कुछ मिला है पैसा, नहीं, ये तो डोनेशन है, हम लोग ने दान कर दिया है, इसके रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है पैसा, तो यहाँ पर रिटर्न में कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा है, तो भी हम इसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, समझा। तो ये कंडीशन ये शेड्यूल 1 में बताया गया है, जब आप परमानेंट ट्रांसफर करते हो कोई बिजनेस एसेट को और उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है, तो लॉ क्या बोलता है, तूने यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग से अवेल कर लिया है,